हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश पांडे सर प्रयागराज। आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। दोस्तों, हम आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आए हैं और ये वीडियो है अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। बहुत बार आप सुनते होंगे कि अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित और प्राथमिक गतिविधियां या कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये विभिन्न प्रकार की बात करते होंगे। तो ये सारी गतिविधियों को, सारी चीज़ों को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आए हुए हैं लेकर के अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करने। लेकिन उसके पहले हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के पूर्व हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक भाग है। अर्थशास्त्र जहां सैद्धांतिक है वहीं अर्थव्यवस्था व्यवहारिक है। अर्थव्यवस्था व्यवहारिक पक्षों की बात करता है। व्यवहारिक अध्ययन अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था करता है। जैसे आप बाजार में गए, 1 केजी सब्जी या ले लिए, आप दाल ले लिए, तो 1 केजी दाल की आपने डिमांड किया, उधर विक्रेता ने एट प्राइस क्या किया, 1 केजी जो आपको दिया दाल, वो उसने क्या किया, सप्लाई किया। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि एट प्राइस ये डिमांड एंड सप्लाई जो वर्क कर रहा है, ये इकोनॉमिक्स का एक नियम है, एक लॉ है, एक सैद्धांतिक पक्ष है, एक नियम है। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। लेकिन यहाँ आप जो लेन देन कर रहे हैं वो अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं, ये व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन आप जो लेन देन कर रहे हैं, ये सारे नियम कहाँ हैं, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, अर्थशास्त्र में किया गया है। जिस प्रकार आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी क्या है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की विधियों का उल्लेख किया गया है कहाँ, सिद्धांत में, साइंस में। तो विज्ञान क्या है, सैद्धांतिक पक्ष है, वहीं टेक्नोलॉजी क्या है, विज्ञान का व्यवहारिक रूप है। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी इज ए अप्लाइड फॉर साइंस, उसी तरह इकोनॉमी इज ए अप्लाइड फॉर इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन आइए हम बताते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन संबंधी, या इसके पूर्व हमने आपको बताया था कि इसी को हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। दूसरी तरफ व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली या सिस्टम। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली या व्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली या व्यवस्था जिसका संचालन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसका संचालन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था स्वयं में अपूर्ण शब्द है। अर्थव्यवस्था स्वयं में अपूर्ण शब्द है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कह देने मात्र से विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं को आपने जोड़ दिया, किसी एक अर्थव्यवस्था का नाम नहीं लिया है। इसलिए इसे पूर्ण बनाने के लिए इसके सामने देश का नाम जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के यह पूर्ण शब्द बनता है। अब आप अगर भारत लगा दिए तो ये क्लियर हो गया कि किस अर्थव्यवस्था का जिक्र हम करने जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। लेकिन वहीं जब हमने बात किया था केवल अर्थव्यवस्था, तो विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था की बात आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां किसी का नाम नहीं था, इसीलिए वो इनकम्प्लीट था या इम्परफेक्ट था, अपूर्ण था। पूर्ण बनाने के लिए हमने देश का नाम जोड़ा। जैसे अगर हम बात करें बॉडी, शरीर,
शरीर क्या है, किसका शरीर, कहाँ का शरीर, किस व्यक्ति का शरीर, जानवर का शरीर कि मनुष्य का शरीर, या आपका शरीर, या विश्व के किसी भी व्यक्ति की बॉडी ये हो सकती है। तो बॉडी कहने से क्लियर नहीं हुआ कि किसकी बॉडी की बात कही जा रही है। जब पुलिस पहचान करती है तो बॉडी की पहचान इसीलिए व्यक्ति के उसके कार्ड या किसी चीज की पहचान करने के लिए, उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसका कार्ड या कुछ भी सुराग ढूंढती है कि वो व्यक्ति किसके यहाँ का हो सकता है। लेकिन जब वो किसी की पहचान नहीं कर पाती है तो इसीलिए उसको लावारिस घोषित कर देती है, क्योंकि पता नहीं किसका है ये। तो इस प्रकार इसीलिए शरीर के साथ हमारा नाम जोड़ दिया जाता है, तब पता चलता है कि हमारी बात की जा रही है। जैसे हम ब्रिजेश पांडे हैं तो हमारी ब्रिजेश पांडे के शरीर की बात कही जा रही है, नाम जोड़ने से पता चल गया। लेकिन अगर नाम ना जोड़े होते तो विश्व के जितने लोग हैं, जितने जानवर हैं, सबके बॉडी की आप बात कर रहे हैं, किसकी बॉडी की बात कर रहे हैं कुछ भी क्लियर नहीं है। तो उसी तरह अर्थव्यवस्था में किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जब इसे पूर्ण शब्द में परिवर्तित कर दिया आपने, जब देश का नाम लगा दिया आपने, तो ये पूर्ण शब्द बन गया। अब पता चलने लगा कि आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, चाइना की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, कनाडा की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, या जापान की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ब्राजील की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, विश्व के जितने भी देश हैं सबकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार उन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं ये देश के नाम से ही संबोधन, देश के नाम के संबोधन के साथ ही आपका पता चल जाता है। तो हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था फिर से समझिएगा, एक ऐसी प्रणाली या व्यवस्था जिसका संचालन आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से होता है या आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, जो प्रश्न का स्वरूप होता है परीक्षा में प्रश्न का स्वरूप तीन तरह से, किसी भी परीक्षा में प्रश्न तीन प्रकार से आते हैं। प्रश्न का जो स्वरूप होता है वो होता है, तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है तथ्यात्मक, इसको कहते हैं फैक्चुअल। दूसरा कॉन्सेप्चुअल, अवधारणात्मक। कॉन्सेप्चुअल। और तीसरा होता है करंट, या जिसे आप कहते हैं समसामयिक। अगर हम बात करें कि भारत में अवमूल्यन कब किया गया, तो ये क्या हो गया, तथ्यात्मक हो गया। भारत में अवमूल्यन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हो गया अवधारणात्मक। अगर हम वही बात करें कि अभी हाल में किन किन बैंकों में या स्टेट बैंक में, एसबीआई में किन बैंकों का विलय किया गया, पीएनबी में किन बैंकों का विलय किया गया, तो ये क्या बन गया, समसामयिक, करंट अफेयर्स बन गया। तो इस प्रकार सभी परीक्षाओं में ये तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखिए, इसे हम कई भागों में विभक्त करते हैं। पहला हम लेते हैं नियंत्रण के आधार पर, कंट्रोल। देखिए, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। आप जानते हैं कि पूंजीवादी, कैपिटलिज्म यूएस से है, दूसरी तरफ समाजवादी,
सोशलिज्म, रूस या यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। और तीसरा है जिसमें इन दोनों का गुण पाया जाता है, उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका उदाहरण है भारत। इसमें प्रतियोगिता होती है, इसमें प्रतियोगिता का अभाव होता है और इसमें दोनों होता है। इसमें पूंजीवादी में क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, इसलिए इसे बाजार प्रणाली भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था बाजार के माध्यम से ही मांग एवं पूर्ति की क्रियाओं के माध्यम से ही संचालित होती है और इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है पूर्णतः, इसलिए इसमें सरकार कार्य करती है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, प्रतियोगिता रहित होता है और मिश्रित में दोनों का गुण पाया जाता है। विकास के लिए, किसी भी देश का विकास के लिए अगर तीव्र गति से विकास करना है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अधिक उत्तम होती है। उसका कारण क्या है? इसीलिए अभी हाल में देखिए बहुत तीव्र गति से बात होने लगी ट्रिपल पी की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रिपल पी, अगर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति भी भागीदारी दे अपना विकास में, तो किसी भी देश का विकास बहुत तीव्र गति से संभव है। अकेले यदि निजी क्षेत्र विकास करेगा तो भी बहुत लंबा समय तय करना होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे नहीं अवेलेबल। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट भी अकेले काम करेगी, सरकार के पास, सरकार तो काम कर रही है लेकिन निजी व्यक्ति साथ नहीं दे रहा है, तो भी विकास बहुत धीमी गति से होगा। तो इस प्रकार विकास, सबसे उत्तम विकास होगा यदि निजी और सार्वजनिक अर्थात सरकार दोनों क्षेत्र एक दूसरे का साथ दे, दोनों विकास में अपना योगदान दें। दूसरे आधार पर जब बात करते हैं हम विकास के आधार पर, दूसरा आधार है विकास। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के नाम से जानते हैं हम। अविकसित, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। अविकसित मतलब विकास का स्तर जहां डेवलपमेंट क्या हो, बिल्कुल जीरो हो, जैसे सहारा का मरुस्थल अविकसित है। अल्प विकसित, जहां विकास नगण्य हो, मतलब लगभग 1-2% हो, 3% हो, न के बराबर विकास हुआ हो, बहुत नाम मात्र का, अल्प विकसित है। आप आम बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं, अरे यार अभी आप बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हुए हैं, अभी अल्प ज्ञान है आपके पास, मतलब थोड़ा सा ज्ञान है, ज्ञान की एक निश्चित सीमा से भी बहुत कम है, बहुत कम है, न के बराबर 1 से 2% ही ज्ञान हो पाया है, क्योंकि पूर्ण तो पहली बात किसी को नहीं होता। दूसरी बात विकासशील, जब यही विकास का स्तर तीव्र गति से बढ़ने लगता है, 5 से 10% या उससे ऊपर जाने लगता है, तब हम कहते हैं कि अब आप अल्प विकास से ऊपर उठ गए हैं और विकास की तरफ अग्रसर हैं। और जब विकास की उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर लेती है, तब आप कहलाते हैं डेवलप कंट्री, विकसित देश। इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए विकास की उच्चतम सीमा है A, उच्चतम सीमा, ये विकास की उच्चतम सीमा है।
यहाँ पर देखिए परिधि पर आप देखिए एक्स एक्सिस पर यहाँ पर विकास का स्तर डेवलपमेंट क्या है, 0 है। ये है यहाँ पर अविकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविकसित। लेकिन जब विकास का स्तर इसी परिधि के आसपास देखिए 2 से 3% इसी तरह से घूमता फिरे, विकास तो हुआ है लेकिन 0 नहीं है, थोड़ा सा हुआ है। ये देखिए मान लीजिए 2%, तब इसको कहेंगे अल्प विकसित, जो 0 से ऊपर है लेकिन 0 के आसपास ही है, हल्का सा धक्का लगने पर पुनः वहीं आ जाएगा, इसे कहेंगे अल्प विकसित। लेकिन जो इन दोनों ही को क्रॉस करके ऊपर की तरफ विकास की गति यदि इससे तीव्र हो जाए, फास्ट हो जाए, और ये इस स्तर को, इस उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो, तो इसको कहेंगे विकासशील। और जो इस विकास के स्तर को, उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेगी, अब उसे कहेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित और विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था, चारों अर्थव्यवस्थाओं में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आप अभी पैदा हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ भी न खड़े हो पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, शून्य है, अविकसित है। थोड़े से बड़े हुए, हल्का सा चलना आप आरंभ किए और हल्का सा कुछ बोलना आरंभ किए, लेकिन अभी पूरी तरह से सही से बोल नहीं पा रहे हैं, स्कूल अभी जा नहीं पा रहे हैं, अल्प विकसित है। थोड़ा सा बोलना आरंभ किए, स्कूल जाना आरंभ किए, सीखने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई, विकासशील है और आप सीखते हैं। अब आप और हायर एजुकेशन में आ जाएंगे और पीएचडी वगैरह कर लेंगे या आप नौकरी पा जाएंगे पढ़ लिख करके, तब माना जाएगा कि आप एजुकेटेड हैं। आम बोलचाल की भाषा में जो लोगों की सोच है वो हम बता रहे हैं, उस तरह से समझिएगा कि उदाहरण के माध्यम से, तब आपको माना जाएगा कि आप विकास की सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। कि जैसे कहते, उदाहरण के तौर पर हम यूज करते हैं कि कोई बच्चा कहते हैं कर यार ये 25 साल के बाद बच्चे को क्या आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, वो अच्छी तरह से समझने लगता है, तो ये मेच्योरिटी पीरियड है। यहाँ आने के बाद आपके यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, जो भी परिस्थितियाँ, भुखमरी, भ्रष्टाचार, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था 4। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, ये जो कुरीतियां हैं, ये सारे के सारे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में ये सभी की सभी विद्यमान रहती हैं, उसको हम कह सकते हैं बीमारग्रस्त अर्थव्यवस्था। बीमारग्रस्त अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को विकास करने ही नहीं देती हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार की बीमारी के उपलब्ध होने पर व्यक्ति का विकास रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था में ये गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, ये सभी नकारात्मक शक्तियों के उपलब्ध होने से अर्थव्यवस्था के विकास का स्तर भी रुक जाता है। विकास पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो विकास को यदि प्राप्त करना है तो इसे कम करना ही होगा। जिस प्रकार से ठीक होने के लिए हमें बीमारी को समाप्त करना होता है, और उसका इलाज क्या है, मेडिसिन और कुछ उपाय। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी इलाज है कि इसे कम किया जाए उपाय के माध्यम से।
विभिन्न प्रकार के प्लान के माध्यम से। तीसरा है भौगोलिक सीमाओं के आधार पर जब बात करते हैं तो सीमाओं के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक को कहते हैं, देखिए सीमाओं के आधार पर बात करेंगे तो एक कहलाएगी बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरे को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, क्लोज ओपन इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था, इसमें विदेशी क्षेत्र शामिल नहीं होता। भारत के लिए विदेश क्या है? अमेरिका, पाकिस्तान, ये सारे के सारे क्या है? विदेश है। तो किसी एक ही देश की जब बात की जाती है उसमें विदेशी दूसरे देशों को शामिल नहीं किया जाता उस गतिविधियों में, तो इसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। दूसरी तरफ जब हम भारत के साथ साथ भारत का संबंध विश्व के अन्य देशों के साथ हो और आने जाने पे कोई रोक टोक न हो, अर्थात आयात निर्यात की क्रिया संपन्न हो सके, या विदेशी गतिविधियों को जब हम शामिल कर लेते हैं घरेलू अर्थव्यवस्था में, तब अर्थव्यवस्था बन जाती है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें विदेशी क्षेत्र शामिल नहीं होता है। विदेशी क्षेत्र का मतलब क्या है? विदेशी क्षेत्र शामिल नहीं होता है का मतलब क्या हो गया? आयात निर्यात शामिल नहीं होता है। आयात निर्यात की क्रिया शामिल नहीं होती है और इसमें विदेशी क्षेत्र क्या होता है? शामिल होता है। तो विदेशी क्षेत्र को जब हम शामिल कर लेते हैं तब अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम उसे निकाल देते हैं तब क्लोज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर की बात करेंगे तो वो बन गई बंद, और एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर और उसके बाहर की जब बात करेंगे तो ये बन गया ओपन इकोनॉमी। लास्ट और अंतिम वर्गीकरण है वो है गतिविधियों के आधार पर। देखिए गतिविधियां क्या होती? एक्टिविटीज। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है? गतिविधियां एक्टिविटीज इसी को कहते हैं, इसी को क्रियाएं कहते हैं, इसी को क्रियाकलाप कहते हैं। ये जो हम आप करते हैं तो उसी तरह अर्थव्यवस्था में भी होता है। अर्थव्यवस्था में गतिविधियों के आधार पर जब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं तो तीन आधार पर करते हैं। नंबर एक को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र इसी को कहा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, इसको कहते हैं उद्योग क्षेत्र। और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। इसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र। अब जरा देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाकलाप को शामिल करते हैं। जो कृषि है या कृषिगत तरीके से की जाने वाली समस्त क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या क्या आता है? देखिए कृषि, पशुपालन,
मत्स्य पालन, वानिकी, लट्ठा, देखिए बांस वगैरह का भी उत्पादन होता है, लट्ठा, खनन एवं उत्खनन। अगर हम बात करें फूलों फलों की खेती या बागबानी की बात करें तो वो भी किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, वानिकी पेड़ पौधों की खेती, लट्ठा बांस की खेती, आप देखते हैं कि कृषिगत तरीके से ही पहले बीजारोपण करके उसका उत्पादन किया जाता है। खनन, कहीं भी किसी प्रकार की माइनिंग की जाती है तो खुदाई की जाती है, तो खुदाई करने के पश्चात वहां से मिनरल्स निकाले जाते हैं या फ्यूल निकाले जाते हैं। कहीं कर मान लीजिए एक बार खुदाई हुई है और 50 साल 20 साल के बाद फिर वहीं पर कुछ पदार्थ मिलने की संभावना है, तो फिर 50 साल बाद फिर वहीं 10 साल बाद फिर वहीं खुदाई होती है, तो उसको कहते हैं उत्खनन, फिर दोबारा से खुदाई करके वहां से पदार्थ को निकालना। तो ये इस प्रकार से ये क्रियाएं कृषि और कृषिगत तरीके से की जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास इस प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है देखिएगा, ये द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग शामिल होते हैं, चाहे वो कोई भी उद्योग हो, ध्यान रखिएगा सभी प्रकार के उद्योग को इसमें शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल इस द्वितीय क्षेत्र को उपलब्ध कराता है और द्वितीय क्षेत्र उनका क्या करता है, निर्मित करके अंतिम वस्तु में परिवर्तित करता है। फाइनल गुड्स को बनाने का कार्य इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है, वो कच्चा माल कहाँ से मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से। इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद द्वितीय क्षेत्र का जो उत्पाद है वो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद पर निर्भर करता है। इस उद्योग में निर्माण, कंस्ट्रक्शन वगैरह, निर्माण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई, ये उद्योग में शामिल होते हैं। ये सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार जरा ध्यान से देखिएगा तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा है वो मूर्त दिखाई देता है, अर्थात वस्तुओं का उत्पादन होता है। किसका? वस्तुओं का उत्पादन होता है। दूसरी तरफ तृतीय क्षेत्र है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है और सेवाएं क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं, इनविजिबल या अनटेंगिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। जरा समझिएगा, आप कहते हैं ना, मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हैं, तो आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भावनाओं को जो व्यक्त करते हैं तो कहते हैं ना हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम दिखा नहीं पाते हैं। प्रेम क्या हो गया? अदृश्य हो गया। लेकिन जब उसे आप प्रपोज करते हैं तो कुछ देते हैं, वो कोई आइटम्स होता है, मान लीजिए वो चॉकलेट हो गया,
कुछ भी हो गया, वो क्या है? मूर्त है। क्या है? मूर्त है, वस्तु है। उसके माध्यम से आप अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोजल के माध्यम से। वो जो प्रपोजल आप देते हैं वो मूर्त है, जो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने प्रेम को केवल और केवल अपने शब्दों से व्यक्त करते हैं, परंतु उसे दिखा नहीं पाते हैं। वो क्या है? अदृश्य है। इस प्रकार सेवा में समस्त केवल और केवल एहसास की जाने वाली चीजों को ही सम्मिलित किया जाता है, जो दिखाई नहीं देते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमारी कितनी एनर्जी जा रही है, हमारे शरीर का क्या क्षरण हो रहा है और क्या और बेहतर हो रहा है, ये सारी चीज़ों को, हमारी स्किल कितनी अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, इन सभी चीज़ों की, हमारी आवाज़ कैसी हो रही है, खराब हो रही है, कंठ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को मापना संभव नहीं होता है। ये क्वालिटेटिव होता है। तो इस प्रकार सेवा में सभी प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे बीमा एवं बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, भंडार, संचार, वास्तविक संपदा क्षेत्र, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, प्रशासनिक सेवाएं, इत्यादि। ये समस्त क्या है? सारी की सारी अदृश्य है, सेवाएं हैं। इनकी गणना सेवाओं में की जाती है। इस प्रकार ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जब गतिविधियों के आधार पर करते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में करते हैं। प्राथमिक में शामिल होने वाली वस्तुएं और द्वितीयक में शामिल होने वाली चीजें और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है आपके सामने लिखा है। तो जहां भी आप जाते हैं, देखिए, परिवहन आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, भंडारण स्टोर करते हैं आप, संचार कम्युनिकेशन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ट्रेड हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, बीमा, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग हो गया। ये सारे के सारे सेक्टर क्या देते हैं? हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। LIC, GIC, वो सारे के सारे आप देखिएगा, ये सारे के सारे, अगर आपसे कहा जाए LIC किस में शामिल होगा, तो LIC कहाँ शामिल होगा? तृतीय क्षेत्र में। तो इंश्योरेंस वाले कहाँ आएंगे? तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। अब जरा देखिएगा इन तीनों क्षेत्रों का जो योगदान है वो GVA में क्या योगदान है, 2020-21 में GVA में क्या योगदान है। अभी तो ध्यान देने योग्य बातें ये है कि दो 2020-21 में 2011-12 के स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। तो इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मतलब कृषि क्षेत्र का योगदान 16.38%, 16.38%, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 29.34%,
और अगर आपको इसके आगे नहीं आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ करके 100 में से माइनस कर लीजिए तो तृतीय क्षेत्र का योगदान आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि 54.27% टोटल कितना हो गया 100%। किन्हीं दो का अगर आपको याद हो तो आप तीसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। आपको देखने से स्पष्ट हो गया है कि जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी है। पूरा 100% में कितनी हिस्सेदारी है? तो सबसे कम हिस्सेदारी किसकी है? कृषि क्षेत्र की सबसे कम। और सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? सेवा क्षेत्र की सबसे अधिक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है। लेकिन यहाँ पर हिस्सेदारी की बात कही जा रही है तो मतलब कुल की बात कही जा रही है। ध्यान दीजिएगा, कुल की बात कही जा रही है। लेकिन अगर बात कही जाए कि वृद्धि सबसे अधिक किसकी है, देखिए सबसे तेज गति से प्रगति कौन कर रहा है? सेवा क्षेत्र। सबसे अधिक तीव्र गति से प्रगति करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। तो उत्तर में सेवा क्षेत्र लगाइएगा। अब प्रत्येक वर्ष के आंकड़े इसमें परिवर्तित होते रहते हैं। अगर वृद्धि की बात करें केवल कि किसमें वृद्धि सर्वाधिक है, तो आप देखिए कि अगर यहाँ पर जो अनुमान लगाया जाएगा उस अनुमान के आधार पर तब इसका उत्तर चयन करना पड़ता है। लेकिन ये अनुमान है कि 2020-21 में इतना प्रतिशत 100% में इन विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस प्रकार है। तो इन हिस्सेदारी के आधार पर आप देख सकते हैं कि सबसे कम कृषि और सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो आप आशा है सभी प्रश्नों को जो इससे रिलेटेड आएंगे वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आपको याद हो जाएगा, तो आप आसानी से सही उत्तर करके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी परीक्षा को देते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके सबसे पहले उसके प्रश्न को समझना। प्रश्न को समझने के पश्चात आप 50% उत्तर के करीब चले जाते हैं। यदि आप प्रश्न को ठीक तरह समझ पाते हैं तो, और प्रश्न को ठीक तरह से समझने के लिए आपको होगा ज्ञान होना चाहिए शब्दों का भंडार या शब्दों का ज्ञान। जब शब्द का ज्ञान आपके पास अधिक होगा, शब्दकोश अधिक होंगे, तब आप प्रश्न अधिक समझ पाएंगे, और जब आप प्रश्न समझ पाएंगे तब आप उत्तर देने में अधिक सक्षम होंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता है अपने शब्दों के भंडार को बढ़ाइए, और दूसरी प्राथमिकता है प्रश्न को ठीक तरह से समझिए, फिर उसके बाद उत्तर दीजिए। तब देखिए आपका उत्तर गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर किया करिए। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, जिससे कि हम और अधिक मोटिवेट होकर के आप सभी के लिए नित्य नए वीडियो बनाते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो सरल माध्यम से प्रोवाइड करें जो आपको लगता है कि ये कठिन है और ये चीज़ें हमें आसानी से मिल जाए तो समझ में आ जाए। तो हम कोशिश करेंगे हर प्रकार के वीडियो आपको आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।